सी अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा इन द चैप्टर नंबर 10। starting with the introduction we studied that there are different types of farming। ठीक है, सबसे पहले आती है subsistence farming, dry farming, farming। ठीक है, various types of farming are in India। ठीक है, first is subsistence farming, dry farming, wet farming, shifting agriculture, plantation agriculture and intensive farming। ठीक है, ऑलरेडी हमने इसको डिटेल में पढ़ लिया था तो दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। फिर फार्मिंग मेथड में हमने देखा था कि फार्मर जो है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग करता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग से क्या होता है कि नेचुरल टेस्ट रहता है, नेचुरल कलर रहता है और प्रॉपर न्यूट्रिशन भी मिलता है। फिर सस्टेनेबल फार्मिंग करता है जिससे सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहती है, एज वेल एज सॉइल की लाइफ बढ़ती है और पॉल्यूशन भी नहीं होता। मिक्स फार्मिंग में फार्मर जो है एग्रीकल्चर के अलावा कैटल रेयरिंग भी करता है, पोल्ट्री भी करता है, फिशरी भी करता है, सेरिकल्चर मतलब सिल्क की खेती भी करता है। ठीक है, फिर हमने क्रॉप्स के बारे में पढ़े थे। तीन तरह के क्रॉप होते हैं, एक होते हैं मॉनसून क्रॉप, विंटर क्रॉप और तीसरे होते हैं समर क्रॉप। मॉनसून को बोला जाता है खरीफ क्रॉप, विंटर को बोला जाता है रबी क्रॉप और समर को बोला जाता है जेड क्रॉप। ठीक है, अब हमारे कंट्री में इतने सारे फूड ग्रेन्स उगते हैं जैसे कि मेजर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में फूड ग्रेन्स है। ठीक है, जिसकी हम रोटी खाते हैं, पल्सेस मतलब कि दाल है, ऑयल सीड जिससे खाने का तेल यूज होता है, बेवरेजेस मतलब कि रोज हम पानी के अलावा जो लिक्विड यूज करते हैं कंज्यूम करते हैं इस बेवरेजेस, चाय कॉफी कोको। कैश क्रॉप में हमेशा इंडस्ट्रीज में भी डिमांड रहती है तो कॉटन, शुगर केन, जूट, टोबैको, कॉन्डिमेंट्स मतलब मसाले, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, यहाँ पे हमने राइस के बारे में पढ़ा था कि राइस जो है वो सबसे ज्यादा साउथ में उगता है इन स्टेट्स लाइक वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। ठीक है, जो भी कोस्टल एरिया के लोग होते हैं वहां पे उनका स्टेपल फूड होता है राइस का प्लांट होता है, उसको बहुत पानी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमने वीट पढ़ा था तो नॉर्थ इंडिया वालों का स्टेपल फूड है, सबसे ज्यादा वीट पंजाब में उगता है, उसके अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में भी उगता है। और वीट को कहा जाता है किंग ऑफ फूड ग्रेन्स क्योंकि इससे रोटी बनती है, भाकरी बनती है, सेव, लाडू, टोकरी और ब्रेड पूरी केक। ओके, फिर 1 मिनट। फिर आता है ज्वार। ज्वार, बाजरा, ज्यादातर ये कोर्स ग्रेन्स होते हैं जो जहाँ पे कम बारिश होती है वहां पे उगते हैं। मकई ज्यादातर पहाड़ों पे उगती है। दाल वगैरह हर पूरे इंडिया में हर स्टेट में उगती है, उसको बहुत कम पानी चाहिए होता है, लेकिन दाल उगने से नाइट्रोजन जो होता है वो सॉइल में ऐड होता है। ठीक है, फिर हमने ऑयल सीड्स पढ़ी तो अलग अलग खाने के तेल है। ठीक है, सिंग तेल है, सोयाबीन का तेल है, लीवर है, राई का तेल है, सनफ्लावर ऑयल है। ओके, ग्राउंडनट के बारे में पढ़ा था, सिंग के बारे में पढ़ा था। गुजरात के लोग हैं हम और गुजरात नंबर 1 आता है सिंग के प्रोडक्शन में। तिल के प्रोडक्शन में भी गुजरात नंबर 1 आता है। ठीक है, गुजरात में बनासकांठा सबसे ज्यादा ग्रो करता है। फिर राई की बात करें तो राई सबसे ज्यादा राजस्थान में उगती है, वेस्ट बंगाल में उगती है, उत्तर प्रदेश में उगती है। नारियल के लिए मिट्टी में सॉल्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ज्यादातर ये कोस्टल एरिया में उगते हैं जैसे कि कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार। दीवेल में भी दीवेल जो है वो गुजरात नंबर 1 है। दीवेल में 80% दीवेल अकेला गुजरात बनाता है। ठीक है, चाय की बात करें तो चाय को 200 सेंटीमीटर की बारिश चाहिए और स्लोपी सॉइल चाहिए, तो सबसे ज्यादा चाय अगर उगती है तो आसाम में उगती है। आसाम के अलावा कर्नाटका है, तमिलनाडु है, उत्तराखंड है, वेस्ट बंगाल में उगती है। कॉफी जो होती है वो भी चाय के साथ साथ उगती है, लेकिन कॉफी पे डायरेक्ट धूप नहीं गिरनी चाहिए, इसके लिए हमेशा कॉफी जो होती है वो बड़े बड़े पेड़ के छाव में उगती है, जैसे आप फिगर में देख सकते हो। ठीक है, तो ये उगती है साउथ में, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु, जिसमें पूर्ज रीजन जो है कर्नाटका में आता है, बहुत बड़ा अच्छा हिल स्टेशन है, कभी मौका मिले तो जाना, वो नंबर 1 आता है। कोको भी साउथ में ज्यादा उगता है, लेकिन कोको इंडिया में कम उगता है, डिमांड ज्यादा है, तो हम लोग अफ्रीका से इम्पोर्ट करते हैं। कैश क्रॉप की बात करते हैं तो कॉटन जो है उसमें गुजरात नंबर 1 है। कॉटन से कपड़ा बनता है, पूरा का पूरा टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो कॉटन पे डिपेंडेंट है। ठीक है, गुजरात नंबर 1 है प्रोडक्शन में, महाराष्ट्र नंबर 2 है प्रोडक्शन। ठीक है, फिर हमने शुगर केन पढ़ा था। शुगर केन 2 स्टेट में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होती है। उत्तर प्रदेश, अकेला उत्तर प्रदेश देश का 50% शुगर केन बनाता है।
और बाकी का 50% महाराष्ट्र से आता है, गुजरात से आता है और दूसरे स्टेट से आता है। ठीक है। जूट की बात करें तो जूट में इंडिया नंबर 1 है, प्रोडक्शन में नंबर 1 है, एक्सपोर्ट में नंबर 2 है, एक्सपोर्ट में नंबर 1 बांग्लादेश है। ठीक है। फिर हम बात करें टोबैको, तो टोबैको मतलब कि तंबाकू, गुजरात प्रोडक्शन में नंबर 1 है और इसीलिए खाने में भी नंबर 1 है। गुजरात के लोग दारू नहीं पीते, गुजरात के लोग सिगरेट कम पीते हैं, लेकिन गुजरात के लोग 135 का मावा जरूर खाते हैं, गुड़ालाल खाते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन सबसे ज्यादा है गुजरात में। गुजरात नंबर 1 है, लेकिन टोबैको कंजम्पशन इज हार्मफुल टू हेल्थ और इसीलिए टोबैको का कंजम्पशन नहीं करना चाहिए। अगर टोबैको का कंजम्पशन करते हैं तो मुकेश जैसी हालत हो जाती है। अब ये मत पूछना मुकेश कौन है। ठीक है। रबड़, रबड़ जो है ये भी साउथ में उगता है। रबड़ सबसे ज्यादा कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु में उगता है। मिर्च मसाले की बात करें तो मिर्च मसाले में भी गुजरात नंबर 1 है। अलग अलग तरह के हम लोग मिर्च मसाले बनाते हैं, इलायची है, लविंग है, काली मिर्च है। ठीक है। उसके अलावा जो भी आयुर्वेदिक भी हम लोग यूज करते हैं, फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड वेजिटेबल्स यूज करते हैं। ठीक है। तो ये था अभी तक का चैप्टर नंबर 10। ठीक है। अब जाते हैं आगे। अब जो टॉपिक आ रहा है वो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इंडिया में 1970 में ऐसी हालत थी कि इंडिया वाज इंपोर्टिंग द फूड ग्रेन्स। मतलब सोचो, जहां पे देश के 70% लोग, 1947 की बात कर रहा हूँ, 1947 जब इंडिया आजाद हुआ था, 1947 में देश के 70% पीपल वर डूइंग एग्रीकल्चर। 70% लोग एग्रीकल्चर कर रहे थे। कितने? 70%। लेकिन प्रोडक्शन इतना कम था कि वी वर डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्री फॉर एग्रीकल्चर। ठीक है। डिपेंडेंट फॉर कंजम्पशन। जैसे कि इंडिया में 70%, वैसे देखने जाए तो 71% थे, 71% पीपल वर डूइंग एग्रीकल्चर, पीपल वर एंगेज इन एग्रीकल्चर। ठीक है। उसके बावजूद भी हम लोग इंपोर्ट करते थे। ठीक है। इंडिया वाज इंपोर्टिंग द फूड। सोचो सोचो, हम गेहूं, चावल जैसी चीजें इंपोर्ट करते थे, बाहर से खरीदते थे, चाइना से खरीदते थे, मलेशिया से खरीदते थे, जापान से खरीदते थे, ऐसी कंट्री से चलो खाने पीने की चीजें खरीदते थे। आज की बात करें, प्रेजेंट इंडिया में 47% पीपल आर डूइंग एग्रीकल्चर। 47% पीपल आर डूइंग एग्रीकल्चर। ठीक है। ये 2018 का डेटा है। ठीक है। तो उसमें आज इंडिया एक्सपोर्ट करने लगा। ठीक है। अब एक बात बता दूं कि जब हम इंपोर्ट करते थे तब इंडिया की पॉपुलेशन कितनी थी पता है? इंडिया की पॉपुलेशन थी 36 करोड़। ठीक है। इंडिया की पॉपुलेशन थी 36 करोड़ और आज तो आपको पता ही कितनी हो गई है इंडिया की पॉपुलेशन? 138 करोड़। 130 करोड़। 2018 के हिसाब से 130 करोड़। ठीक है। 2018 के हिसाब से 130 करोड़। तो सोचो कि जब देश के खाली 36 करोड़ लोग थे, उस टाइम पे इंडिया फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा था। गेहूं, चावल जैसी चीजें हम जापान, अमेरिका, रशिया से खरीद के खाते हैं। लेकिन आज 47% ही सिर्फ खेती बाड़ी कर रहे हैं, लेकिन आज इंडिया एक्सपोर्ट करने लगा, बेचने लगा है। हमारी इकोनॉमी जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड होने लगी है। ठीक है। बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज हमको मिलता है। तो ये जो परिवर्तन हुआ या ये जो सुधार हुआ एग्रीकल्चर में, डेवलपमेंट हुआ, वो है ये 2 कारण। पहला कारण है टेक्निकल रिफॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। ठीक है। अब टेक्निकल रिफॉर्म का मतलब कि टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म। टेक्निकल रिफॉर्म का मतलब क्या होगा? टेक्नोलॉजी रिफॉर्म। ठीक है। टेक्नोलॉजी रिफॉर्म। ठीक है। रिफॉर्म्स का मतलब क्या होता है? टेक्नोलॉजी चेंजेस। रिफॉर्म का मतलब चेंज होता है। ठीक है। तो एक बाजू इंडिया की गवर्नमेंट ने क्या किया? टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया। और दूसरी बाजू इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म क्या होता है पता है? इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म होता है चेंज इन लॉ, कायदे और कानून बदलना। जो पुराने घिसे पिटे कानून थे उसको खत्म किया। जैसे किसी जमाने में क्या होता था? जमींदारों का राज होता था। जैसे मान लो एक गांव है, खेड़ा के पास एक गांव है। ठीक है। तो वो गांव का, मान लो वो गांव में मैं बहुत बड़ा लैंडलॉर्ड होता था। ठीक है। और ये गांव की सारी जमीन मेरे नाम पे होती। और गांव के जो बेचारे गरीब लोग थे वो मेरे गांव में, मेरे खेतों में मजदूरी करते। ठीक है। बदले में होता क्या था? काम वो करते थे, मेहनत वो करते थे,
लेकिन जब फसल उगती थी उससे जो पैसा आता था उससे गांव का लैंडलॉर्ड जो था वो और रीच होते जा रहा था, जिसके वजह से हुआ ये कि हमारे लोगों की कंडीशन बदतर हो गई और एग्रीकल्चर में देयर वाज नो अट्रैक्शन, किसी को भी एग्रीकल्चर नहीं करना था। ठीक है, ऐसी हालत हो गई क्योंकि कायदे ऐसे थे, कानून ऐसे थे कि नोबडी वांटेड टू डू एग्रीकल्चर। लेकिन फिर कानून बदले, वो हम बाद में आते हैं। पहले हम बात करते हैं टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स। ठीक है, ये दो मेन कारण से इंडिया का जो एग्रीकल्चर अपग्रेड हुआ या इंडिया एग्रीकल्चर में इतना ड्रास्टिक चेंज हुआ, उसका मेन कारण है टेक्निकल रिफॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। 3 मार्क का क्वेश्चन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट शॉर्ट नोट ऑन टेक्निकल रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर। दूसरा आएगा राइट शॉर्ट नोट ऑन इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर। ठीक है, तो इसको मोस्ट आईएमपी कर देना, आपको हर पेपर में ये मिलेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। अब टेक्निकल रिफॉर्म की बात करते हैं। टेक्निकल रिफॉर्म में क्या हुआ? द फार्मर हु स्टार्टेड हु अर्लियर यूज्ड लेदर बकेट एंड वाटर व्हील नाउ यूज सबमर्सिबल पंप। ठीक है, मतलब फार्मर जो था पूरा ही मेथड यूज करता था, लेदर का बकेट यूज करता था कुएं में से पानी निकालने के लिए, और वाटर व्हील का यूज करता था। ठीक है, पानी को छिड़कने के लिए वाटर व्हील का यूज करता था और पानी को निकालने के लिए लेदर बकेट का यूज करता था। लेकिन आज क्या करता है? आज वो सबमर्सिबल पंप यूज करता है। सबमर्सिबल पंप मतलब सबमर्सिबल मोटर, आपके घर में भी होगी, आपके फ्लैट में भी होगी। ठीक है, जिससे हम ऊपर वाली टंकी में पानी चढ़ाते हैं, नीचे वाली टंकी में जो ऊपर वाली टंकी में पानी जाता है वो सबमर्सिबल मोटर होती है। फिर मोनोब्लॉक पंप, सोलर पंप, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर, ये सब आप जानते हो, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर। ठीक है, तो अलग अलग तरह की उसने अपने आप को अपग्रेड किया। और पानी अगर ऑटोमेटिकली छिड़केगा और पानी हाथ से छिड़कना पड़े तो ऑटोमेटिकली पंप के आने से क्या हुआ कि काम, फार्मर का जो काम है वो काफी कम हो गया। ठीक है, फार्मर खाली एक मोटर चालू करता है और पूरे खेत में पानी छिड़क जाता है। पहले उसको 8-8 घंटे लग जाते थे पूरे खेत में पानी छिड़कने के लिए, लेकिन बिकॉज ऑफ द यूजिंग ऑफ सबमर्सिबल पंप, ड्रिप इरिगेशन एंड स्प्रिंकलर, ठीक है, एंड गुड फैसिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, फार्मर का काम आसान हो गया तो प्रोडक्शन बढ़ने लगा। दूसरा, हमारा जो फार्मर था वो काफी अनएजुकेटेड था, इलिटरेट था, वो जल्दी फर्टिलाइजर को यूज करने से डरता था। तो धीरे धीरे ही स्टार्टेड यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स लाइक डाई अमोनियम फॉस्फेट, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, यूरिया, बायोफर्टिलाइजर, बायोटेक, ये सारे फर्टिलाइजर्स का उसने जैसे जैसे यूज करना शुरू किया उसका डेवलपमेंट होता है। ठीक है, वो आगे बढ़ता है। फार्मर्स आर कॉन्स्टेंटली गाइडेड थ्रू रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर। अभी आप देखोगे तो फार्मर्स के लिए दूरदर्शन में, जिसके घर में दूरदर्शन का डिश लगा हुआ है उनको पता होगा कि उसके लिए स्पेशल 24 घंटे की चैनल स्टार्ट कर दिए गवर्नमेंट ने। ठीक है, उसमें सिर्फ फार्मर्स को नॉलेज दिया जाता है। ठीक है, फिर रेडियो पे भी उनके प्रोग्राम आते हैं जो विविध भारती होती है, उसमें रेडियो में उनके प्रोग्राम आते हैं। न्यूज़पेपर में फार्मर्स को नॉलेज दिया जाता है और उनके टोल फ्री नंबर भी है, फार्मर को कभी भी कोई क्वेरी है, ठीक है, तो 1800-180-1551। उसके अलावा गवर्नमेंट ने वेबसाइट्स भी बनाई हुई है, मोबाइल ऐप बनाई है एग्री मार्केट की, तो बहुत ज्यादा फार्मर्स को मदद मिल रही है गवर्नमेंट से। फिर न्यू एग्रीकल्चर रिसर्च एंड टेक्निक्स आर कन्वेड टू द विलेज इन द विलेज बाय ग्राम सेवा। ठीक है, मतलब जो भी एग्रीकल्चर में रिसर्च होता है, जैसे इंडिया में सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर अगर है एग्रीकल्चर का तो वो है देहरादून में। ठीक है, उत्तराखंड के देहरादून में इंडिया का सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर है। वहाँ पे एग्रीकल्चर पे रिसर्च लगातार चलता रहता है और उसमें जो जो चीजें नई आती है वो फार्मर्स को अपग्रेड किया जाता है। उनके गांव में ग्राम सेवक अपॉइंट किया होता है जो फार्मर्स को ट्रेनिंग देते हैं। ठीक है, फिर अ फार्मर ट्रेनिंग सेंटर इज एस्टैब्लिश्ड एवरी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। फार्मर को कोई चीज सीखनी है तो उनके लिए मुफ्त ट्रेनिंग सेंटर है, वहां पे जाके वो ट्रेनिंग दे सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। ठीक है, रीजनल इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस आर प्रोवाइडेड टू द फार्मर थ्रू एग्रीकल्चर फेयर। एग्रीकल्चर फेयर मतलब के मेले लगते हैं। मेले में क्या होगा, जैसे कि सब जो मेला होगा तो मेले में फार्मर्स क्या करेगा, अपना जो भी उसके पास फूड ग्रेन्स है, जैसे उसके पास गेहूं है, चावल है, तो वो स्टॉल में आके रखेगा और जो भी बायर्स है, बड़े बड़े जो व्यापारी होते हैं, दलाल होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं, वो लोग उनसे डायरेक्टली खरीद लेंगे। और आजकल तो
ई पोर्टल भी स्टार्ट हो गया है। ई पोर्टल में क्या होता है, जैसे आप लोग ने देखा होगा, ये फ्लिपकार्ट और अमेजोन वाले क्या करते हैं, ठीक है, फ्लिपकार्ट और अमेजोन वाले क्या करते हैं, जो सेलर होते हैं, ठीक है, एक बाजू सेलर होता है, एक बाजू बायर होता है। तो जैसे मैं सेलर हूँ तो मैं मेरा प्रोडक्ट अमेजोन पे रखूंगा, फिर अमेजोन क्या करता है, अमेजोन की एडवर्टाइजमेंट करके उसकी बुकिंग लेता है, उसका पैसा लेता है, मैं अमेजोन को देता हूँ, अमेजोन कस्टमर को देता है। तो बिल्कुल ऐसा ही गवर्नमेंट ने फार्मर्स के लिए ई पोर्टल रखा हुआ है। अब इन फ्लिपकार्ट और अमेजोन में दो एप्लीकेशन है, एक तो नॉर्मल एप्लीकेशन जो हम लोग यूज करते हैं, दूसरी होती है फ्लिपकार्ट सेल ऑन फ्लिपकार्ट करके एक ऐप होगी, जिसमें जिसको अपना प्रोडक्ट, जैसे आप मोबाइल बनाते हो तो आपको मोबाइल बेचना है तो आप बेच सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से दो ऐप होती है। वैसे ही फार्मर्स के लिए भी ऐसा ही है, फार्मर के लिए ऐप है जिसके अंदर वो अपने प्रोडक्ट्स को अपलोड कर सकता है कि मेरे पास 500 किलो गेहूं पड़ा है, 1000 किलो गेहूं पड़ा है और मैं ये प्राइस पे बेचना चाहता हूँ, तो सामने जो बायर होगा वो उसको पोसाएगा तो खरीद लेगा डायरेक्टली। तो इससे क्या हुआ है कि काफी जो दलाल वाले जो रहते हैं, जो कमीशन खाते थे, वो सब निकल गए। फार्मर अब डायरेक्टली प्रोडक्ट को अपलोड करेगा, ठीक है, अपनी वेबसाइट पे, और डायरेक्ट बायर्स जो होते हैं वो उसे बाय करेंगे। फिर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी हमने डेवलप की है, मतलब आप लोगों के लिए भी एक अच्छी बात है कि अगर आपकी फैमिली में कोई फार्मर है, ठीक है, जैसे दादा फार्मर है या नानी फार्मर है, मम्मी फार्मर है, पापा फार्मर है, ठीक है, भले अभी वो शहर में रहकर कुछ और काम कर रहे हैं, तो उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि 12th स्टैंडर्ड के बाद, साइंस के बाद, बी ग्रुप के बाद वो एग्रीकल्चर में भी अपना कैरियर बना सकते हैं, ठीक है। मतलब ये नहीं कि आपको इसमें कैरियर बनाने के बाद आपको इसमें खेती बाड़ी करनी पड़ेगी, मतलब आप अगर इसमें कोर्स करते हो, एग्रीकल्चर का कोर्स करते हो, तो आप मतलब वन टाइप ऑफ रिसर्च में चले जाओगे, ठीक है, जो भी रिसर्च चीज होती है उसमें आपका योगदान होगा, फार्मर्स को ट्रेनिंग करने की जॉब मिलेगी, फार्मर्स को नॉलेज देने की जॉब मिलेगी, मतलब वन टाइप ऑफ एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट किया जाता है थ्रू दिस एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ठीक है। अगर आपको एग्रीकल्चर में कैरियर बनाना है और अगर आप में से आप लोग फार्मर की कैटेगरी में आते हो, तो उनका मेरिट में भी उनको बेनिफिट मिलता है, ठीक है, मतलब 5% जैसा बेनिफिट मिलता है, ठीक है। तो इसी वजह से अगर आपको लगता है कि मुझे एग्रीकल्चर में कैरियर बनाना है, तो 10th के बाद साइंस लेना, साइंस के बाद बी ग्रुप लेना, और बी ग्रुप के बाद आप 12th के बाद एग्रीकल्चर में जाना, ठीक है। उसकी कॉलेजेस भी है, दांतीवाड़ा, मतलब कि ये जो डांग डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे है, जूनागढ़ में है, आनंद में है, नवसारी में है, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर जो है वो है देहरादून। Besides this, Indian Council of Agriculture Research and Development of Agriculture Research and Education are active at national level. ठीक है, तो एक बार टेक्निकल रिफॉर्म्स के सारे पॉइंट पढ़ लो, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क का क्वेश्चन आता है तो आपको 6 पॉइंट लिखने ही है, ठीक है। तो 6-7 पॉइंट आपको लर्न होने चाहिए सबके। सर कॉमर्स लेके नहीं जा सकते? नहीं, कॉमर्स लेके नहीं जा सकते, कॉमर्स लेके धंधा कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, केमिकल फर्टिलाइजर बेच सकते हो, खरीद सकते हो, साइंस लेना रहेगा, बिल्कुल लेना रहेगा। ओके सर। सर लास्ट थर्ड लाइन वापस से समझाना। बताओ ना क्या बेटा, 2 जन सामने मत बोलो। A farmer training center is established वाला। हाँ, तो फार्मर ट्रेनिंग सेंटर जो है वो एस्टैब्लिश है इन एवरी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, जैसे अहमदाबाद में होगा, गांधीनगर में होगा, नडियाद में होगा, आनंद में होगा, ठीक है। हर डिस्ट्रिक्ट में होता है, जहाँ पे फार्मर, गांव में नहीं होता है, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, ठीक है। जहाँ पे फार्मर को अगर ट्रेनिंग लेना है तो वहाँ पे जाके वो फ्री में ट्रेनिंग ले सकता है। सर इसके नीचे वाली लाइन समझाना। Different information and guidance are provided to the farmers through agriculture fair, ठीक है। मेले लगते हैं, आपने बताया यहाँ पे जब सब नॉर्मल था तो पता है प्रॉपर्टी मेला लगता है, जहाँ पे सब प्रॉपर्टी बेचते हैं, कोई फ्लैट बेच रहा है, कोई प्लॉट बेच रहा है, ठीक है। फिर कई बार एजुकेशन मेला होता है जिसमें स्कूल वाले आ जाते हैं, कॉलेज वाले आ जाते हैं, फिर IITS वाले आ जाते हैं, तो वैसे इनके एग्रीकल्चर के भी मेले लगते हैं। एग्रीकल्चर रिलेटेड जो मेला लगेगा उसमें फर्टिलाइजर वाला भी होगा, उसमें फार्मर भी होगा, उसमें ट्रैक्टर बेचने वाला भी होगा, तो इससे क्या होता है उनको नॉलेज मिलता है, ठीक है। सारे एग्रीकल्चर रिलेटेड काम एक ही जगह पे हो जाते हैं, ठीक है। तो फार्मर को मानो ट्रैक्टर खरीदना है तो वहां से ले सकता है, फार्मर को फर्टिलाइजर खरीदना है तो वहां से ले सकता है, तो जिसको जो नॉलेज नहीं है वो ये मेले से पता चल जाए। ओके सर।
6 पॉइंट देख लो, 30 सेकंड का ब्रेक लेता हूँ मैं। सर पोर्टल्स क्या होता है? आगे बढ़े, अब इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म पे आते हैं। सर पोर्टल्स क्या होता है? इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म का मतलब होता है चेंज इन रूल्स एंड रेगुलेशन, चेंज इन रूल्स एंड रेगुलेशन। अब देखो पहले के कायदे क्या थे और आज की बातें क्या है। पहले जैसे मैंने बताया कि मान लो मैं एक गांव में बहुत बड़ा जमींदार हूं या बहुत बड़ा लैंडलॉर्ड, मतलब जैसे कि मान लो एक गांव का नाम लेता हूं मैं, हनुमानगढ़ करके गांव नाम ले लेते हैं। वो जो हनुमानगढ़ है वो मान लो मेरा गांव, मतलब मैं उसमें सबसे बड़ा जमींदार। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास सारी जमीन मेरी है, मेरे बाप दादाओं की जमीन है, कुछ तो नहीं जमीन है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मेरे गांव में जितने भी गरीब लोग हैं या जितने भी लोग काम करने का ढूंढे, उनको मेरे गांव में काम दूंगा, मेरे खेतों में काम दूंगा। वो सुबह शाम दिन रात मेहनत करेंगे और उनको पर डे की जो मजदूरी होती है वो हम देंगे। ठीक है, या तो उसको क्या करेंगे, उसको ऐसा भी कर सकता हूँ कि मैं मेरे जो इतने सारे खेत है मैं उसको किराए पे दे दूँ। फार्मर को बोलूँ कि आज की तारीख में बोलो कि ले भाई मेरा जो 1 बीघा की जमीन है या 2 बीघा, बीघा मतलब 28 स्क्वायर यार्ड, यहाँ बोल सकते हैं कि 1 एकड़। मान लो मेरे पास 1 एकड़ की जमीन है, 2800 स्क्वायर यार्ड की जमीन है, तो फार्मर को बताओ कि भाई तू ये जमीन ले ले। ठीक है, देखो हर साल का 1 लाख रुपया तू देना। ठीक है, अब उस 1 लाख मुझे, मेरा भाड़ा है 1 लाख रुपया। ठीक है, अब वो 1 लाख रुपए के लिए वो खेती बाड़ी करेगा। ठीक है, उसमें वो उगाएगा, उसका प्रोडक्शन होगा, लॉस होगा, वो सब मुझे देख लेगा, मुझे डायरेक्ट कैसे मिल जाना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने ये सारी चीजें खत्म कर दी, जमींदारी का सिस्टम ही खत्म कर दिया। जमींदार क्या करते थे, हर महीने गरीब फार्मर से रेवेन्यू कलेक्ट करते। अब सोचो तुम लोग गरीब फार्मर हो और मैं जमींदार हूँ, और तुम लोग इतनी मेहनत करके प्रोडक्शन करते हो और लाखों करोड़ों रुपए का प्रॉफिट मुझे होता है। ठीक है, तो तुम लोग जो वर्कर हो वो क्या सोचेंगे कि साला हम कितनी भी मेहनत करते हैं, हमको तो हम सारा का सारा पैसा तो वही ले जाता है। ठीक है, सारा का सारा जो भी मेन मलाई है वो तो जमींदार खा जाता है। तो इसीलिए जो फार्मर होते हैं वो भी क्या सोचते थे, यार छोड़ क्यों इतनी मेहनत करें। ठीक है, इतनी मेहनत करके अपने को क्या मिलेगा, अपने को तो बस जो फिक्स हमारी सैलरी उन्होंने फिक्स की है कि हर महीने तुमको 5,000 6,000 रुपया मिलेगा, वो हमको मिलेगा, बाकी लाखों की मलाई तो जमींदार खा जाए। तो फार्मर भी एनकरेज नहीं होते, फार्मर भी मेहनत नहीं करते, जान दो वो जमींदार के लिए जो काम करते थे वो करते रहते थे। इसी वजह से सबसे ज्यादा सफर होता था हमारा एग्रीकल्चर। 36 करोड़ की पॉपुलेशन में अगर आप 70% लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं, उसके बावजूद भी प्रोडक्शन इतना लो है कि बाहर से इंपोर्ट करना है, इसका मतलब इंडिया के फार्मर्स खुश नहीं है। तो गवर्नमेंट ने कायदे बनाए। ठीक है, अभी कायदे के नाम पढ़ो आपको पता चलेगा कायदे कौन से। पहला कायदा देखो, लैंड टू द टीलर। लैंड टू द टीलर मतलब कि जो खेती बाड़ी करेगा जमीन उसकी। ठीक है, जो खेती बाड़ी करेगा जमीन उसकी, मतलब कि गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, गवर्नमेंट जमीन लेती है। ठीक है, फार्मर्स को जमीन जब अलॉट करती है तो उसका 40% काट देती है, 40% काट देती है। ठीक है, सारे 40% जमीन काट के गवर्नमेंट के पास आती है और फिर वो सारी जमीन को गरीब फार्मर्स के बीच में बांट दिया जाता है।
ठीक है। तो लैंड टू द टीलर, जिसको खेती बाड़ी करनी है जमीन उसकी। फिर लैंड टेनेंसी है, टेनेंसी का मतलब होता है किराएदार। अब पहले कैसा होता था, जैसे मान लो मैंने मेरे गांव मेरे खेत में एक फार्मर को रखा, फार्मर को मैंने नक्की किया था कि तुझे 1 साल का मुझे लाख रुपया दे देगा 1 बीघे पे। मैंने उसको 5 बीघा जमीन दी, मुझे 5 लाख रुपया मिल गया 1 साल। अब मुझे लगता है कि मेरी जमीन का भाव बढ़ रहा है और मुझे ये भी लगता है कि फार्मर को भी अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा कि मैं फार्मर करूंगा भाई आप 1 लाख की जगह पे मुझे 2 लाख रुपया हर साल देना पड़ेगा। इसका मतलब बेचारा फार्मर हमेशा डर में जीता था कि मैं जितनी मेहनत करूंगा बाद में क्या होगा, मेरा जमींदार मुझे बोलेगा कि भाई तू जमीन खाली कर दे या भाड़ा बढ़ा दे। ठीक है, तो ऐसा बहुत होता था, जिसकी वजह से रातों रात फार्मर्स को अपनी जमीन खाली कर देनी पड़ी। सोचो एक फार्मर है जिसके खेत में फसल लगी पड़ी है, ठीक है, लेकिन जमींदार उसको खाली करवा देता था और सारा उसका अनाज वगैरह जब्त कर लेता था। इसके वजह से फार्मर हमेशा डर डर के जीते थे। तो लैंड टेनेंसी एक्ट के अंदर क्या हुआ कि अगर फार्मर को आपने जमीन किराए पे दी है तो जब तक फार्मर नहीं चाहता तब तक वो आपकी जमीन खाली नहीं करेगा। उसके अलावा आप रेंट 10% से ज्यादा नहीं इंक्रीज कर सकते। मतलब अगर आप 1 लाख रुपया भाड़ा भर रहे हो, भाड़ा ले रहे हो, तो अगले साल आप 1,10,000 से ज्यादा नहीं ले सकते। फिर उसके बाद 1,10,000 का 10%, मतलब 10% का एक मतलब अलग अलग है। रूल है कि 10%, कितने लोग 5% भी बढ़ाते हैं, कितने लोग 6% बढ़ाते हैं, कितने लोग 7% बढ़ाते हैं। लेकिन कायदा आ गया, अगर मैंने फार्मर को मेरी जमीन दी है 1 साल के लिए या 5 साल के लिए, तो मैं वो 1 साल और 5 साल तक जमीन खाली नहीं करवा सकता। अगर मैं उसको बोलूंगा कि तू खाली कर दे और वो नहीं करता तो मैं उसको जबरदस्ती खाली नहीं करवा सकता। अगर मैंने ऐसा किया तो वो पुलिस केस कर देगा, कोर्ट केस कर देगा और मैं फंस जाऊंगा। तो आप कायदे बन गए। तो इससे क्या होता है, डिस्पैरिटी थी। डिस्पैरिटी का मतलब होता है इनइक्वालिटी among the land owner has been removed by land ceiling act. लैंड सीलिंग एक्ट के अंदर क्या है, जैसा मैंने बताया कि मैं मान लो जितनी भी जमीन लेता हूँ मुझे उसका 60% ही मिलता है। मान लो मैं 1000 स्क्वायर यार्ड की जमीन लेता हूँ तो 600 वार ही मिलेगा मुझे, 400 वार गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। ये गवर्नमेंट क्या करती है, वो गाँव गाँव में ऐसा करती है, शहरों में मतलब तो क्या करती है, गाँव में क्या करती है, जैसे 500 खेडूत है, 500 खेडूत की 500 जमीन है, तो सबका 40-40% लेके उसको एक बड़ी जमीन मिल जाएगी, फार्मर मतलब गवर्नमेंट को बड़ी जमीन मिल जाएगी और वो जमीन जो है वो गरीब फार्मर्स में बांट देगी। ठीक है। दूसरा, शहरों में क्या किया जाता है कि शहरों में भी ऐसा ही होता है कि जब एक बिल्डर प्लॉट खरीदता है तो उसको उसका 60% ही मिलता है, 40% गवर्नमेंट को देना पड़ता है। फिर बाद में गवर्नमेंट क्या करती है, वो सारी जमीन को इकट्ठा करके उसके ऊपर म्युनिसिपैलिटी की ऑफिस बनाती है, पेट्रोल पंप बनवाती है, गार्डन बनवाती है, स्विमिंग पूल बनाती है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाती है। जैसे मैं आपको निकोल का एग्जांपल दूं तो निकोल में जहाँ पे वो ऋषिकेश गार्डन है, जिसको पहले बेटी बचाओ मैदान बोलते थे, ठीक है, वो जो है वो 40% प्रॉपर्टी वाला है। आजू बाजू में जितने भी बंगले हैं, शॉपिंग मॉल है, वो सबकी 40-40% जमीन इकट्ठा करके वहां पे वो अलॉट होती है। फिर निकोल के अंदर सिविक सेंटर भी है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी है। ये सारी चीजें गवर्नमेंट ने वो 40% जमीन उसमें बनाई। शहरों में ऐसा किया जाता है क्योंकि शहरों में पॉपुलेशन ज्यादा होती है, तो वहाँ पे लोगों को गार्डन भी चाहिए, कॉम्प्लेक्स भी चाहिए। लेकिन गाँव में ऐसी सब चीजें होती नहीं है। गाँव में खुद का खेती गार्डन होता है, ठीक है, और वहाँ पे ऐसा कुछ स्पोर्ट्स का ज्यादा रिक्वायरमेंट होती नहीं है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट गरीबों में बांट देती है, जिसको बोलते हैं लैंड सीलिंग है। फिर फार्मर्स के लिए भी आ गया है किसान क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड की क्रेडिट कार्ड कैसे काम होता है शायद आपको नहीं पता होगा, मैं आपको बता दूं। क्रेडिट कार्ड में कैसा होता है कि मान लो मैं आज कोई प्रोडक्ट बाय करता हूँ, आज फ्लिपकार्ट में से एक मोबाइल बाय करता हूँ 10,000 रुपए का, तो इसका पेमेंट मुझे अगले महीने चुकाना होता है। तो 45 डेज की साइकिल होती है, 45 डेज के बाद चुकाना होता है। तो फार्मर के लिए ये पीरियड थोड़ा बड़ा होता है, 3 महीने का होता है। मतलब मान लो फार्मर ने 1 लाख रुपया क्रेडिट कार्ड से यूज किया तो वो 1 लाख की भरपाई उसको 3 महीने बाद करनी है। ठीक है, ऐसा इसीलिए क्योंकि फार्मर क्या करेगा, पहले फसल उगाएगा, वो फसल उगेगी, फिर उसको काटेगा, फिर उसको बेचेगा, मतलब इसमें 3-4 महीना तो निकल ही जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए फार्मर को ये किसान क्रेडिट कार्ड गवर्नमेंट इशू करती है, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है,
ठीक है, ये ज्यादातर इसके किसान क्रेडिट कार्ड होते हैं, ये उनको 6 महीने का या 3 महीने का उनको ग्रेस पीरियड मिलता है। फिर नेशनलाइज बैंक से मिलता है, कोऑपरेटिव बैंक से भी होता है। फिर फार्मर को फुल क्रॉप इंश्योरेंस मिलता है। जैसे अभी हमने देखा कि गुजरात में बहुत ज्यादा बारिश हुई, बहुत सारे फार्मर्स की जो खेत थे सब पानी में डूब गए, तो उनको प्रधानमंत्री क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम के अंदर पे उनका जितना भी फसल होगा उसका पैसा उनको मिल जाएगा और बहुत आसानी से मिल जाता है। इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत धक्के खाने पड़ते हैं, बिल्कुल इजीली उनको मिल जाता है। फिर सर वापस ज्वाइन होना है? हाँ, होना है अभी। When the crop fails due to the excessive rain, farmers are given financial help by the government. जब बाढ़ आ जाती है, ठीक है, और फ्लड की वजह से जब नुकसान हो जाता है, तो गवर्नमेंट उनको क्रॉप इंश्योरेंस के अंदर पैसा तो देती ही है, लेकिन उसके अलावा और भी पैसा देती है और भी सपोर्ट करती है। जैसे बीच में साबरकांठा बनना सागर में भयंकर बाढ़ आई थी ना, तो लोगों के घर बाग सब बह गए, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट ने सब हर एक झुग्गीपट्टी वालों को 40-40 हजार रुपए दिए थे। खेती का अलग दिया था, 40,000 रुपए और दिए थे, ताकि वो फिर से गैस खरीद सके, ठीक है, और पलंग खरीद सके, ठीक है, छोटी मोटी जो भी बेसिक चीजें होती है वो खरीद सके। फिर फैसिलिटीज लाइक कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, मार्केट एसोसिएशन है, गोडाउन्स है, कोल्ड स्टोरेज है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज है, कम्युनिकेशन, ये सब अब फार्मर को मिलती है। पहले फार्मर हमेशा डर में रहता था कि उसके पास इतनी सारी सब्जियां है, लेकिन इसको स्टोर ना करेगा, 2 दिन सब्जी को स्टोरेज नहीं मिला तो खराब हो जाएगी, करोड़ों लाखों रुपए का नुकसान हो जाएगा। लेकिन अब फार्मर को डरने की बात नहीं, फार्मर के लिए कोल्ड स्टोरेज है। अब कोल्ड स्टोरेज का काम कैसा होता है कि गवर्नमेंट उनको बहुत नॉमिनल रेट में, ठीक है, बहुत नॉमिनल रेट में या फ्री में उनको कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटीज देती है, ठीक है। गांव से शहर सब्जियां अनाज वगैरह पहुंच सके, उसके ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज है, कम्युनिकेशन मतलब इंटरनेट सर्विसेज, मोबाइल नेटवर्क सर्विसेज वो सब मिलता है। अब ये सब ऑर्गेनाइजेशन है जो फार्म प्रोडक्ट्स की को मतलब खरीदते हैं, ठीक है। जैसे कि ये सब के फुल फॉर्म को याद रखने हैं, नाफेड है, ग्रोफेड है एंड एनडीडीबी। नाफेड मतलब नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, ग्रोफेड मतलब गुजरात कोऑपरेटिव ऑयलसीड फेडरेशन एंड एनडीडीबी मतलब नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है। तो एक बार रीड कर लो, फिर फटाफट ज्वाइन हो जाना, लेक्चर एंड होता है। सर ये फुल फॉर्म पूछ सकते हैं क्या ऑब्जेक्टिव्स पे? क्या बेटा? ये फुल फॉर्म पूछ सकते हैं हाँ, ये बहुत ऑब्जेक्टिव? इंपॉर्टेंट है फुल फॉर्म। सर पोर्टल्स क्या होता है? कैटल पोर्टल्स, PORTALS। पोर्टल, पोर्टल मतलब वेबसाइट। ओके सर। सर ड्रिप इरिगेशन का मतलब? ड्रिप इरिगेशन में पानी जो है वो जब आटा गिरता है ना, ड्रिपिंग करती है अपने को जब बीमार होते हैं तो ड्रिप कैसे बूंद बाय बूंद गिरता है, वैसे ही ड्रिप इरिगेशन में पानी क्रॉप्स में बूंद बाय बूंद गिरता है, इसको ड्रिप इरिगेशन। ओके सर। मोस्ट इम्पोर्टेंट है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म एंड टेक्निकल रिफॉर्म, तो फार्मर्स को करती है, ठीक है। मतलब आज आप नहीं मानोगे कि अगर आप नॉन फार्मर हो, मान लो आपका फार्मर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपको फार्मर बनना है बिना खेती बाड़ी करके, ठीक है। खेती बाड़ी कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको इलीगल फार्मर बनना है, तो वो बनने के लिए भी करोड़ों रुपए की रिश्वत देनी पड़ती है। इतने ज्यादा बेनिफिट्स है, ठीक है, फार्मर को लेने के लिए, फार्मर बनने के लिए बेनिफिट्स भी बहुत सारे। अभी जब नोटबंदी हुई थी ना 2016 में, तो फार्मर को गवर्नमेंट ने क्या बोला था कि तुम्हारे पास जितना पैसा है डालना है डालो बैंक के खाते में, तुमको कोई नहीं पूछेगा कि तुम ये 50 लाख रुपए कहां से लाए, 2 करोड़ रुपए कहां से लाए। तो ये जितने भी बिल्डर थे और जितने के पास ब्लैक मनी था, उन्होंने फार्मर जो अपने सगे संबंधी में जो फार्मर थे उनके अकाउंट में पैसे डाल दिए, ठीक है। तो फार्मर्स को इनकम टैक्स में 0 रिटर्न, ठीक है। 5 लाख का भी प्रॉफिट हो या 50 लाख का भी प्रॉफिट हो, इनकम टैक्स 0 बनने का, ठीक है। एग्रीकल्चर में 0 इनकम टैक्स होता है, ठीक है। ट्रैक्टर खरीदना है, 10 लाख का ट्रैक्टर है, 5 लाख रुपए गवर्नमेंट देती है। अगर आपको आपके खेत के अंदर पानी डालना है, मतलब के बोर लगाना है, ट्यूबवेल लगाना है,
तो ट्यूबवेल मान लो 2 लाख का खर्चा है तो 1 लाख रुपया गवर्नमेंट दे देगी। चारे बाजू फेंसिंग करवानी है तो 50% गवर्नमेंट देगी। बहुत बेनिफिट है फार्मर्स को। ठीक है, तो अब बात करते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन की। अब ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था इन द ईयर 1960 1960 से 1970 का जो डिकेड था या जो 10 साल थे वो इंडिया की इकोनॉमी के लिए बहुत ड्रास्टिक चेंज हुआ था। ये जिसकी हमने बात की टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, ये ऐसा तो है नहीं कि रातों रात हो जाएगा, इसको भी टाइम लगा टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने में, फार्मर्स को ट्रेन करने में, फार्मर्स को नॉलेज देने में। तो लगभग ये 10 साल इंडिया के ऐसे थे जिसमें इंडिया ने प्रोडक्शन ऑलमोस्ट डबल कर दिया। ठीक है, तो वो इसी की वजह से हुआ, टेक्नोलॉजी में जब अपग्रेडेशन हुआ और साथ साथ में जब इंस्टीट्यूशनल भी रिफॉर्म्स आए तब जाके ये हम हासिल कर पाए। तो 1960 में there was a time when there was an acute shortage of food grains in the country। जैसे बताया 1960 मतलब कि 13 साल आजादी के हुए थे, तब तो ऐसी हालत थी कि खाने पीने के लिए अनाज नहीं था, हम लोग बाहर से इंपोर्ट करते थे। ठीक है, सोचो जितना ज्यादा हम इंपोर्ट करेंगे उतनी हमारी इकोनॉमी डाउन होगी। आप लोगों को नहीं पता होगा, मैं बता दूं, जब ब्रिटिशर्स इंडिया को छोड़ के गए थे ना तब $1 की कीमत ₹1 थी। सोचो खाली $1 की कीमत यस सर। $1 is equal to 1 rupee और आज $1 is equal to 75 रुपी। मतलब डॉलर जो है वो रुपी से 75 टाइम्स स्ट्रॉन्ग हो गया। क्यों स्ट्रॉन्ग हो गया? क्योंकि अमेरिका जैसी कंट्री एक्सपोर्ट करती रही और इंडिया जैसी कंट्री खाने पीने की चीजें भी इंपोर्ट करती। टेक्नोलॉजी तो इंपोर्ट हम आज भी कर रहे हैं, लेकिन जो हमने 20-25 सालों में जो ये एग्रीकल्चर में हम सबसे ज्यादा इंपोर्ट हमको करना पड़ा, उसने हमारी इकोनॉमी की कमर तोड़ दी। लेकिन 1960 to 70 में हम अपने पैरों पे खड़े हो गए थे, ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था। अब इंडिया को किसी कंट्री पे फूड ग्रेन्स के लिए, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के लिए डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता था और आने वाले कुछ सालों में तो हम एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में आ गए और आज भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हुआ ये 2 कारण की वजह से, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म एंड टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म, और इसी को कहा जाता है ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है, द एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंक्रीज इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बिकॉज ऑफ इंप्रूव सीड। जैसे हमने पढ़ा कि रिसर्च चल रहा था, तो रिसर्च से इंप्रूव सीड्स आए। 9th में आपने पढ़ा भी था, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था, हाइब्रिड सीड्स आए। यस फार्मर्स अब यूज करने लगे। पहले फार्मर को डर लगता था कि केमिकल फर्टिलाइजर डालने से सॉइल खराब हो जाएगा, फर्टिलिटी लॉस हो जाएगी, लेकिन अब वो समझदार हो गए, उनको ट्रेनिंग मिली, एजुकेशन मिला, अब वो आराम से केमिकल फर्टिलाइजर लाइक यूरिया का यूज कर रहे हैं। ठीक है, फार्मर की मेहनत, इंटेंस एफर्ट, एग्रीकल्चर के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी का भी काफी डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, हर खेतों में पानी पहुंचा, हर खेतों में बिजली पहुंची। ठीक है, इरिगेशन मतलब पानी पहुंचा। ये सब चीजों की वजह से ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ। आज गुजरात में इतनी बारिश हुई इस बार कि आप नहीं मानोगे, अहमदाबाद मतलब पूरे गुजरात की बात करें, पूरे गुजरात में अगर 2 साल में बारिश नहीं होती है तो भी हमारे पास पानी भरा हुआ है। ठीक है, इतना पानी भर चुका है, तो अब खेतों में पानी पहुंचता है। हमारे जो फार्मर्स है, गुजरात के फार्मर्स है, सबसे ज्यादा प्रॉस्परस है, सबसे ज्यादा खुश है हमारे गुजरात के फार्मर, क्योंकि उनको 12 महीने फुल पानी मिलता है, पुष्कल पानी मिलता है। Main objective of green revolution was to increase the production. Farmers were encouraged to use fertilizers and insecticides more. Farmers को encourage किया क्योंकि बेचारे अनपढ़ थे, यूज करने से डरते थे, लेकिन ट्रेनिंग के दौरान उनको encourage करते थे कि आप यूज करो, सही मात्रा में यूज करो, ज्यादा मत यूज करो। ठीक है, कौन से टाइम पे यूज करना है, सारी चीजें बता रहे हैं। There has been a record production of wheat and paddy. गेहूं और चावल में तो हमने रिकॉर्ड तोड़ दिए। ठीक है, और फिर पूरी दुनिया में हम एक्सपोर्ट भी करने लगे। Once there was a scarcity of food grain, जैसे बताया आजादी के टाइम पे तो 70% लोग खेती बाड़ी कर रहे थे, खाने पीने के वांदे थे, लेकिन आज बफर स्टॉक है, गोडाउन भरे हुए हमारे। ठीक है, once drought was a hazard, आए दिन ड्राउट होता था, आए दिन सूखा पड़ता था, लेकिन आज आप न्यूज में तो देखते ही हो, शायद ही कोई ऐसी जगह है जहाँ पे ड्राउट होता है, और अगर होता भी है तो फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, मान लो इतना बड़ा गुजरात है, अहमदाबाद में बारिश नहीं हुई तो क्या फर्क पड़ता है? कच्छ में हो गई, सौराष्ट्र में हो गई, नडियाद में हो गई, सूरत में हो गई, तो वहां से आ जाएगा। पहले क्या था, ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं था,
एक गांव में अगर बारिश नहीं हुई तो वो गांव बेचारा भूख के मारे मर जाता, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो ड्राउट का भी ज्यादा असर नहीं होता। पहले सूखा पड़ता था, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि भाई वहां पे ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाता था, तो वहां के लोग बेचारे भूखे मारे मरते हैं। लेकिन अब तो हमने कभी ऐसा देखा नहीं है कि लोगों के पास अनाज नहीं बिकॉज ऑफ ड्राउट, या तो हमने तो कई बार सुना भी नहीं है कि यहाँ पे सूखा पड़ा। ठीक है, हाँ ऐसा जरूर सुना है कि मार्च के महीने में पानी की बहुत दिक्कत आ जाती है, लोगों को बहुत गंदा पानी पीना पड़ता है, वो हम सुनते हैं। लेकिन ड्राउट पड़ा ऐसा मैंने 10 सालों में नहीं सुना। फिर the self-sufficiency of food is the landmark of the history achievement। तो आज जो इंडिया सेल्फ रिलायंट है, अपने पैरों पे खड़ा हो गया है, ये एक बहुत बड़ी बात है। 135 करोड़ की पॉपुलेशन अगर अपना अनाज खुद बना रही है, खुद गोडाउन में स्टोर कर रही है और दुनिया भर को एक्सपोर्ट कर रही है, मतलब ये एक प्राउड जैसी फीलिंग आती है। ठीक है, कि 135 करोड़ का देश जो इतना खाता है, ठीक है, 3-3 बार 4-4 बार टूट के खाता है, ठीक है, और दुनिया भर को बेचता भी है, खिलाता भी है, ये एक बहुत बड़ा प्राउड की फीलिंग है जो 1960 के बाद इंडिया में हुआ। To reach the stage where the countries of the world have progressed using better technology and field, we will have to be ready for the next revolution। मतलब कि अगर हमें और आगे बढ़ना है तो और अगला एक और ग्रीन रिवॉल्यूशन हमको करना पड़ेगा। और गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी स्कीम भी बीच में चलाई थी जिसमें 2022 तक फार्मर की इनकम को डबल करना है। डबल कैसे करेंगे? ऐसे ही करेंगे कि जब प्रोडक्शन डबल होगा तो इनकम डबल होगी। तो गवर्नमेंट ने कोई स्कीम चलाई थी, लेकिन कोविड की वजह से शायद 2022 तो 2023 या 2024 तक उसका रिजल्ट हमको मिल सकता है। और अगर ऐसा हो गया तो वही होगा हमारा नेक्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है, एक बार ये सारे पॉइंट पढ़ लो ग्रीन रिवॉल्यूशन के, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। सर फर्स्ट पॉइंट First point, 1 minute. The extraordinary increase in the agriculture production because of improved seeds। Improved seeds का मतलब होता है better quality seeds, chemical fertilizers का जो improvement हुआ वो, intense effort of the farmer, farmer की मेहनत, widespread irrigation, widespread electricity, मतलब के अच्छी क्वालिटी के seeds, fertilizers, farmers की मेहनत, पानी और इलेक्ट्रिसिटी, ये सब की वजह से ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ। सर इलेक्ट्रिसिटी क्या काम किया था फार्मर? मोटर कैसे चालू करेगा? इतने बड़े खेत में पानी छाटना है तो मोटर कैसे पानी कैसे छाटेगा? वो ड्रिप इरिगेशन की जो हम बात करते हैं, स्प्रिंकलर इरिगेशन की जो बात करते हैं, वो कैसे होगा? यस यस बफर स्टॉक हाँ, बाय सर। हाँ, अगर किसी फार्मर ने फर्टिलाइजर ज्यादा डाल दिया तो गवर्नमेंट उनको रिटर्न करेगी पैसे? अरे सबको इक्वल क्वालिटी का मिलता है। तेरी 1 एकड़ जमीन होगी ना तो तुझे मान लो 1 किलो मिलेगा। एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, लेकिन तेरी एक एकड़ जमीन है तो तुझे 1 किलो मिलेगा। 5 एकड़ जमीन तो 5 किलो मिलेगा, उससे ज्यादा जमीन नहीं मिलेगा। वरना तू क्या करेगा? ब्लैक में बेचेगा। गवर्नमेंट ने सबके लिए फिक्स कोटा रखा हुआ। जैसे अनाज नहीं बांटती है गवर्नमेंट, 4 जन का परिवार है तो 5 किलो गेहूं मिलेगा, 5 किलो चावल मिलेगा। वैसे इसमें भी ऐसा यस, तू ज्यादा ओके डाले या ना डाले वो तेरे ऊपर। सर हाँ, रागी का मतलब राई होता है? हाँ, रागी का मतलब राई होता है सर? रागी का मतलब राई होता है। ओके, बाय ऑल ऑफ यू। बाय सर, हैव अ नाइस डे।